गाइस, केम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स में टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। लास्ट टॉपिक में फ्रेंड्स हम लोगों ने एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए उसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन स्टडी किया था। उसके बेस पर अराइज होने वाला एक एग्जाम्पल हमने देखा था फ्रेंड्स। क्लियर है नहीं है ये, जिसमें हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है नहीं है ये। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो कौन से फैक्टर होते हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। फैक्टर्स, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, बेसिकली फ्रेंड्स सबसे पहली जो मेन फैक्टर होता है वो रहता है उसकी नेचर, कि रिएक्टेंट का नेचर किस टाइप का है। क्लियर है नहीं है ये। तो मेन फैक्टर क्या रहता है फ्रेंड्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद दूसरा फैक्टर आ जाता है फ्रेंड्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बाद टेम्परेचर एम रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स नेचर के बाद टेम्परेचर, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इस तरह से अफेक्ट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को। आफ्टर दैट आ जाता है फ्रेंड्स सरफेस एरिया। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स एक्सपोजर ऑफ रेडिएशंस। क्लियर है नहीं है ये। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। क्लियर है नहीं है ये। ब्रीफली स्टडी करेंगे फ्रेंड्स इन फैक्टर्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट फॉर फर्स्ट, हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है रिएक्टेंट की नेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में फ्रेंड्स फर्स्ट, कोई भी केमिकल रिएक्शन, लेट अस कंसीडर रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस केस में बेसिक जो किसी भी रिएक्शन का स्पीड है वो डिपेंड करेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। क्लियर है नहीं है ये। इस पे डिपेंड करेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जितनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी फ्रेंड्स, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा, और जितनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम। क्लियर है नहीं है ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन को नेचर इस तरह से अफेक्ट करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में। समझ में आया। ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फास्टर बी द रेट ऑफ रिएक्शन। दैट क्लियर। सेकंड हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स टेम्परेचर वाला। टेम्परेचर के केस में ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं आपके लिए, नॉर्मली हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के केस में उसका जो स्पीड होता है वो राइज अप होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर है नहीं है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में। क्लियर है नहीं है। रिएक्टेंट के पार्टिकल टूटते हैं, नए कंपाउंड बनाते हैं, नए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं फ्रेंड्स, रेट ऑफ रिएक्शन इनहेंस होता है, बढ़ता है। ओके। और एक इसमें नोटेबल पॉइंट ये है कि एवरी राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एवरी राइज इन 10 डिग्री टेम्परेचर, रेट क्या हो जाता है, बिकम डबल। एवरी राइज इन 10 डिग्री पर रेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डबल हो जाएगा। क्लियर है नहीं। हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल एंड डबल। ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां भी इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स कंसंट्रेशन। तो रिएक्शन का जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। क्लियर है नहीं है। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन अप टू मैक्सिमम
उनका मैक्सिमम होता है रिएक्टेंट के पास कंसंट्रेशन। तो शुरुआत में जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के पास मैक्सिमम है तो उस केस में रिएक्शन की स्पीड भी स्टार्टिंग के टाइम पे मैक्सिमम होती है दोस्तों। क्लियर है नहीं है? जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो स्पीड भी स्लो होनी शुरू हो जाती है, नहीं है? यानी रेट ऑफ रिएक्शन फ्रेंड्स ऐसे कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? कंसंट्रेशन की। ठीक है, ज्यादा कंसंट्रेशन हाई रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन लो स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे फ्रेंड्स हम, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को कैटलिस्ट किस तरह से अफेक्ट करता है, नहीं है? तो कैटलिस्ट का फॉरेन सब्सटेंस, कैटलिस्ट का सबसे पहले डेफिनेशन आप पे आना चाहिए। वो फॉरेन सब्सटेंस विच एनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो फॉरेन सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं जनरली, वो क्या रहते हैं? आपके कैटलिस्ट रहते हैं। क्लियर है नहीं है? ये कैटलिस्ट का काम क्या होता है दोस्तों? कैटलिस्ट का बेसिक जो उनका फंक्शन होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करना होता है। क्लियर है नहीं? जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? उस एक्टिवेशन एनर्जी के डिमांड को डिक्रीज करना। जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी का डिमांड रहता है रिएक्शन का रेट उतना ही स्लो रहता है, और जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी का डिमांड घटेगा रिएक्शन का रेट बढ़ता है। क्लियर है नहीं है? ये इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमारे पास ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एनर्जी है फ्रेंड्स ये, और ये प्रोग्रेस है रिएक्शन के रेट के लिए। एनर्जी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, ER से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स है ET, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है ये? ET, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है नहीं है? ये जब रिएक्टेंट की एनर्जी इस एनर्जी के इक्वल हो जाती है तो उस केस में यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहां पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये है, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो हम अपनी तरफ से हीट की फॉर्म में रिएक्टेंट को एनर्जी सप्लाई करते हैं। हीट की फॉर्म में रिएक्टेंट को एनर्जी सप्लाई की जाती है तो इसकी एनर्जी बढ़ती है। जैसे ही रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो गई, ये क्या बना देते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फ्रेंड टूट करके क्या बना देता है? प्रोडक्ट बना देता है। क्लियर है नहीं है? तो जो एनर्जी हमने सप्लाई की है, हमने कितनी एनर्जी सप्लाई की है? ये, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है नहीं है? ये किस केस में है फ्रेंड्स? ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के केस में है। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, जब हमारी कोई कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उस केस में इतनी एक्टिवेशन एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, नहीं है? अब जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो उस केस में रिएक्टेंट को यानी इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड होगी, इस एनर्जी की डिमांड होगी। और ये कैसी, किस रिएक्शन के लिए प्रोग्रेस है दोस्तों? ये कैटलाइज रिएक्शन के लिए प्रोग्रेस है। क्लियर नहीं है? ये आप समझ के चलिए। एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड जब कैटलिस्ट एब्सेंस होता है तो ये रहती है, और जब कैटलिस्ट प्रेजेंट हो जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी का डिमांड घट जाता है, नहीं है? तो कैटलिस्ट का क्या फंक्शन होता है? एक्टिवेशन एनर्जी के डिमांड को कम करना। ओके, जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी का डिमांड कम होगा रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, अप होगा। तो रेट ऑफ केमिकल जो कैटलिस्ट रहते हैं क्या करते हैं दोस्तों? एक्टिवेशन एनर्जी के डिमांड को कम करते हैं और स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलें आगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा सरफेस एरिया। ओके, यहां भी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, लार्जर द सरफेस एरिया फास्टर बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। क्लियर है नहीं है? ये इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं दोस्तों। सिंपल सा एग्जांपल हम समझ सकते हैं, हमारे देखा हुआ एग्जांपल है। जैसे ये आपका लॉग ऑफ फूड है, लकड़ी का टुकड़ा है दोस्तों, लकड़ी का गुटका है, नहीं है? इसको जब हम जलाएंगे फ्रेंड्स, लकड़ी का जो गुटका होता है उसको आप जलाइए, काफी टाइम तक जलेगा। बर्निंग रेट क्या रहता है? स्लो रहता है।
और जब हम उस गुटखे के चिप्स काट दें, पतले पतले चिप्स काट दें उसके, क्लियर है नहीं है, और उनको जलाइए तो बर्निंग रेट क्या हो जाता है दोस्तों, फास्ट हो जाता है। क्लियर है नहीं है, यानी सरफेस, जब आपके पास गुटखा था तो उस केस में सरफेस एरिया ये था, आपने उसके चिप्स काट दिए तो सरफेस एरिया बढ़ गया, और जलाया आपने, बर्निंग रेट क्या हो गया, फास्ट नहीं है। तो सरफेस एरिया बढ़ता है तो उस केस में रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है। क्लियर है ये चीज भी। लास्ट आ जाता है एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। मोस्टली जो केमिकल रिएक्शन रेडिएशन की प्रेजेंस में प्रोसीड होती है, जनरली दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड फ्रेंड्स फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्लियर है नहीं है ये। और रेडिएशन की प्रेजेंस में फ्रेंड्स रिएक्शन का रेट इनहेंस होता है। क्लियर है नहीं है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट के लिए फोटोकेमिकल रिएक्शंस के केस में रेट ऑफ रिएक्शन अप होगा, हाई होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हमारे पास फैक्टर्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है, वो है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको फ्रेंड्स लॉ ऑफ एक्टिव मास के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ एक्टिव मास। ठीक है, एक ही बात होती है, लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ एक्टिव मास। क्या कहता है फ्रेंड्स, जब कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, जैसे ये है हमारा A प्लस बी ज्वाइंट होकर के क्या बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो ये हमारे क्या है फ्रेंड्स, रिएक्टेंट है नहीं है। तो गुलबर्ग और वेज नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में एक रिलेशनशिप डिजाइन किया था। किस किस के बीच में, रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में। उस रिलेशनशिप को ही लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम दिया गया है। ओके, एंड इज स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये, कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज। अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्टेंट है आपके ए और बी, तो रेट क्या रहेगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्लियर है नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा फ्रेंड्स के, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पर के को फ्रेंड्स रेट कांस्टेंट का नाम दिया जाता है, या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं दोस्तों, वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर नहीं है ये। अब आगे आ जाइए दोस्तों, रेट के लिए आगे कह रहा है इसको डिफाइन करने के केस में, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू यूनिटी, यदि ए और बी का कंसंट्रेशन एक हो, प्योर फॉर्म में हो, तो उस केस में जो रेट रहता है, देन ये इक्वेशन क्या निकल के आएगी, रेट इज इक्वल रेट कांस्टेंट। अब हम डेफिनेशन दे सकते हैं रेट कांस्टेंट का, क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। के मीन्स रेट कांस्टेंट। ओके, तो रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन टू बी यूनिटी। ओके, आई रिपीट इट अगेन, rate constant is equal to the rate of reaction when concentration of reactant is taken to be 1 unity। ठीक है, तो इस तरह से इसका डेफिनेशन निकल जाता है। आया समझ दोस्तों। यदि हम यूनिट्स की बात करें दोस्तों, तो रेट के लिए, स्पीड के लिए जो यूनिट रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने आपको बताया कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम टेकन। क्लियर नहीं है ये, टाइम टेकन,
कंसंट्रेशन के लिए यूनिट क्या रहता है फ्रेंड्स हमारा, मोल पर लीटर, और टाइम के लिए यहाँ पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, जबकि के जो रेट कांस्टेंट है इसका जो यूनिट होता है दोस्तों वो डिपेंड करता है किस पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, रेट कांस्टेंट का यूनिट किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जिसको हम इसी चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। चलिए इसमें से बोर्ड एग्जाम की बात कर लूं मैं, तो 1 नंबर का क्वेश्चन निकलता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के, रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी पूछ लेता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को वैसे भी पूछ लेता है, डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंसी की टर्म में भी पूछ लेता है दोस्तों। तो के लिए बेसिकली 3 और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है फ्रेंड्स, फर्स्ट इट डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, अलग अलग रिएक्शंस के लिए के का वैल्यू अलग अलग होगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट कहता है दोस्तों कि लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर बी द रेट ऑफ रिएक्शन, जितना ज्यादा के का वैल्यू होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। ठीक है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है दोस्तों कि एट फिक्स टेम्परेचर पर के कांस्टेंट रहता है रिएक्शन के लिए। क्लियर है नहीं है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन रेट कांस्टेंट रिमेन अनचेंज, कांस्टेंट रहेगा एट ए फिक्स टेम्परेचर। क्लियर है ये चीज भी। और नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कंसंट्रेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट कांस्टेंट रिमेन इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है नहीं है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो इस तरह से इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। दूसरा रिएक्शन लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरा एट ए फिक्स टेम्परेचर रेट कांस्टेंट रिमेन अनचेंज, कांस्टेंट रहता है, के का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। और लास्ट है इंडिपेंडेंट रहता है इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, चलूंगा आगे। इसमें से फ्रेंड्स 1-2 नंबर में कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। डिफरेंस निकलता है दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच में। तो वो डिफरेंस भी हम आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द स्पीड विद विच रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, या ये कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट कांस्टेंट क्या रहेगा, अभी बताया मैंने, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज टेकन टू बी यूनिटी। नहीं है, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। जबकि मैंने अभी बताया लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका के लिए, के का वैल्यू इंडिपेंडेंट रहता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा और ये इंडिपेंडेंट रहेगा। लास्ट और तीसरा जो डिफरेंस निकल के आता है वो यूनिट वाला निकल के आता है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फ्रेंड्स क्या यूनिट रहता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, जबकि रेट कांस्टेंट के लिए मैंने बताया यूनिट किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो दोस्तों इस तरह से हम 3 डिफरेंस 2 नंबर में कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल।